ब्रेन ऑफ अर्थ। धरती के पास भी अपनी बुद्धि है, वो इसके हिसाब से करती है काम। दोस्तों, वैज्ञानिकों के एक समूह ने ऐसा खुलासा किया है जिससे आपका दिमाग हिल जाएगा। इनका दावा है कि धरती की अपनी बुद्धि है, उसका अपना दिमाग और बुद्धिमत्ता है, यानी धरती जीवित है। यह स्टडी हाल में ही इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एस्ट्रोबायोलॉजी में प्रकाशित हुई है, जिसमें प्लैनेट इंटेलिजेंट की बात की गई है, यानी ग्रह के पूरे विज्ञान और तार्किक क्षमता की चर्चा की गई है। दोस्तों, सबूत के तौर पर साइंटिस्ट बताते हैं कि जमीन के नीचे फंगस की एक विशालकाय परत है जो पूरी धरती में फैली हुई है। ये आपस में संदेशों का आदान प्रदान करती है। इनका एक बड़ा नेटवर्क है। यह एक अदृश्य बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करती है, जिसकी वजह से पूरी धरती की स्थितियां बदलती रहती है। अगर इस तरह की प्रक्रियाओं को पकड़कर उनकी जांच की जाए, ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाओं पर धरती की प्रतिक्रिया को समझ सकते हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर शुरुआती जीवन यानी फंगस जैसे जीवों से लेकर इंसानों जैसे जटिल जीव मौजूद है। इंसानों द्वारा निर्मित पर्यावरण प्रदूषण से लेकर प्लास्टिक संकट तक की गवाह रही है। हमारी धरती वह लगातार किसी न किसी तरीके से संतुलन बनाने के लिए किसी न किसी तरह की प्रक्रिया को जन्म देती रहती है। अमेरिका में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर में फिजिक्स के प्रोफेसर एडम फ्रेक ने कहा है कि इंसान अभी तक धरती की भलाई के लिए सामुदायिक स्तर पर नहीं जुट पाए हैं, जैसे वह त्योहारों के लिए साथ होते हैं या फिर बीमारियों के खिलाफ होते हैं। दोस्तों, उदाहरण के लिए आप ऐसे समझे, मान लीजिए पेड़ एक समुदाय है। उन्होंने खुद को जीवित रखने के लिए वैश्विक स्तर पर एक प्रक्रिया शुरू की, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रक्रिया समुदाय स्तर पर पूरी धरती पर हो रही है। बदले में क्या मिला? ऑक्सीजन। बस फिर क्या था? ऑक्सीजन ने हमारी धरती की पूरी प्रक्रिया को ही बदल दिया। असल में पेड़ पौधे काम तो अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन वो धरती की बुद्धिमत्ता का एक हिस्सा भी है। दोस्तों, धरती पर मौजूद जीवन को अगर सामूहिक तौर पर देखा जाता है तो उसे बायोस्फीयर कहते हैं। यही है जो धरती की बुद्धिमत्ता, दिमाग, ब्रेन, तार्किक शक्ति और संज्ञान को दर्शाता है। जैसे ही बायोस्फीयर का जन्म हुआ, धरती को एक नया जीवन मिल गया। धरती खुद से अपने बारे में सोचने लगी, वह संतुलन बनाने लगी। जब धरती पर किसी एक कोने में कुछ गड़बड़ होती है तो दूसरे कोने में वह कुछ ऐसा कर देती है जिससे संतुलन बना रहे। दोस्तों, स्टडी में शामिल यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर में फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेसर एडम फ्रेक, हेलेन एफ फ्रेड एच गोवेन, प्लेनेटरी साइंस इंस्टीट्यूट के डेविड ग्रिस्पून और एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी की सारा वॉकर शामिल है। स्टडी करते समय इन वैज्ञानिकों ने बस यह ध्यान दिया कि बायोस्फीयर कैसे धरती को बदल रहा है, धरती किस तरह से बदलाव पर प्रतिक्रिया दे रही है, वह किस तरह से संतुलन बनाने का प्रयास कर रही है। इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने 4 स्टेज गिनाए हैं। दोस्तों, करोड़ों साल पहले धरती पर जीवन नहीं था, तकनीक नहीं थी, सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स थे, लेकिन पेड़ पौधे नहीं थे, उनका आना बाकी था। धरती पे इस तरह का जीवन नहीं था जिसे हम आज जीते हैं, और उसके अलावा वायुमंडल, जलमंडल या फिर अन्य ग्रह ताकतों पर असर डाल पाता। इसलिए इस समय को परिपक्व जीवमंडल कहा जाता है। दोस्तों, ये आज की धरती का असली चेहरा यानी उसका चरित्र है। इस समय जैविक और टेक्नोलॉजिक प्रजातियां मौजूद हैं। इसकी शुरुआत 250 करोड़ साल से लेकर 54 करोड़ साल के बीच शुरू हुई। महाद्वीप बने, पेड़ पौधों की शुरुआत हुई, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू हुई, ऑक्सीजन बना, वायुमंडल शुरू हुआ, ओजोन लेयर बनी, बायोस्फीयर बनता रहा, जिसकी वजह से धरती के वायुमंडल पर असर पड़ने लगा और धरती पर इसका असर पड़ने लगा। दोस्तों, धरती के अपरिपक्व जीवमंडल की तरह हम इस समय तकनीकी मंडल के अपरिपक्व काल में जी रहे हैं। यानी धरती पर संचार है, यातायात है, तकनीकें हैं, बिजली है, कंप्यूटर्स है, और ये सब आपस में जुड़े हुए भी है। लेकिन यह अभी परिपक्व है।
लेकिन ये सारे किसी न किसी रूप में धरती से ऊर्जा ले रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोई भी फायदा धरती को नहीं दे रहे हैं, बल्कि नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। लंबे समय में यह तकनीकी मंडल खुद का विनाश करेगा अगर यह पृथ्वी के लिए फायदेमंद नहीं हुआ तो। दोस्तों, यह उस समय की बात हो रही है। एडम फ्रैंक बताते हैं, सभी टेक्नोलॉजिक सिस्टम धरती को लाभ पहुंचाएंगे। वैश्विक रूप में जितना धरती से लेंगे उससे कहीं ज़्यादा धरती को वापस करेंगे, यानी सिम्बियोटिक रिश्ता निभाएंगे, एक दूसरे के लिए सपोर्ट बनेंगे, तब जाकर परिकव तकनीकी मंडल का निर्माण होगा। दोस्तों, एडम फ्रैंक ने कहा कि ग्रह हमेशा परिकव और अपरिकव स्थितियों से गुजरते हुए ही विकसित होता है। किसी भी ग्रह की बुद्धिमत्ता तभी बनती है जब उसके चारों तरफ मैच्योर यानी परिकव सिस्टम काम कर रहे हों, जैसे हमारा जीवमंडल। बड़ा सवाल यह है कि हम मैच्योर बायोस्फीयर तक तो पहुंच गए, लेकिन मैच्योर टेक्नोस्फीयर तक कैसे पहुंचें, इसका अंदाज़ा अभी तक हम इंसानों को नहीं हो पाया है। दोस्तों, धरती की बुद्धिमत्ता एक बेहद जटिल सिस्टम है। सवाल यह भी उठता है कि किसी ग्रह की बुद्धिमत्ता खुद को कैसे चलाती है। मैच्योर टेक्नोस्फीयर यानी धरती पर मौजूद सभी टेक्नोलॉजिक सिस्टम को किस तरह से धरती के साथ जोड़ना ताकि हमारी पृथ्वी को इससे फ़ायदा हो। ऐसा ना हो कि तकनीकी सिस्टम सिर्फ धरती से फ़ायदा ले। छोटे तकनीकी सिस्टम जैसे फैशन से संबंधित कोई वस्तु, लेकिन बड़ी और जटिल तकनीकी सिस्टम जंगल, इंटरनेट, फाइनेंशियल मार्केट और इंसानी दिमाग। दोस्तों, एडम कहते हैं कि जब सारे जटिल सिस्टम धरती से जुड़ जाएंगे तब धरती और ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगी। इससे फ़ायदा यह होगा कि धरती को होने वाले नुकसान की वजह से इन सिस्टम को भी नुकसान होगा। तब वो धरती के हिसाब से काम करेंगे। धरती के साथ साथ उस पर मौजूद सिस्टम को भी यह पता चलेगा कि इस काम से फ़ायदा और इस काम से नुकसान होगा। तब बायोस्फीयर और टेक्नोस्फीयर दोनों मिलकर धरती की भलाई के लिए काम करेंगे। दोस्तों, एडम ने यह भी बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ खतरनाक रसायनों को प्रतिबंधित करने और सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ने के बजाय हमारे पास किसी भी तरह का मैच्योर टेक्नोस्फीयर अभी नहीं बना है। समस्या ये है कि हम तकनीकी रूप से विकसित तो हो रहे हैं, लेकिन उससे धरती को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जब हमारे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, सैटेलाइट, यातायात साधनों आदि से धरती को फ़ायदा होगा, तब मैच्योर टेक्नोस्फीयर बनेगा, धरती और बुद्धिमान हो जाएगी। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद।